चलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सो वेलकम टू माय चैनल पी फॉर फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और जेन्युइन सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स को बहुत इजी लैंग्वेज में समझ पाए और साथ ही फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। सो अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम पूरी क्लास 12th की साइंस को पढ़ेंगे। तो उसमें हमने स्टार्टिंग में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को चुना है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने क्या कवर कर लिया? हमने करंट को पढ़ लिया है, हमने वोल्टेज को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, हम सब चीज़ें आराम आराम से पढ़ेंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपके कंसेप्ट फ्यूचर तक के लिए क्लियर हो जाए। तो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का। हमने करंट पढ़ा, करंट का मतलब क्या होता है? किसी भी वायर में अगर चार्ज फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? करंट। हमने पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एक बैटरी के अंदर कितनी ताकत है जिससे वो उन चार्ज को आगे धकेल सकता है, वो क्या होगा? उसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए कोई भी एक वायर है, फिर आप सबसे अच्छे एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास दो रोड है। एक रोड बहुत ही एक क्वालिटी की है, मतलब बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल ही उस पे हाईवे की टाइप है। और एक रोड है बहुत ही खराब, जो मतलब उसमें गड्ढे 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 भरे हुए हैं। तो अगर आप किसी भी रोड पर जाओगे, बाइक चलाओगे, तो आप किस वाली रोड पे इजी बाइक चला सकते हो? वो ऑब्वियस सी बात है, जो रोड बिल्कुल भी साफ बिल्कुल क्लीन होगी उस वाली रोड पर आप आराम से बाइक चला पाओगे। और जिस वाली रोड पे गड्ढे होंगे उस पर आपको बाइक की स्पीड कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होगा, आप गिर ना जाओ। तो सेम केस रेजिस्टेंस के साथ भी होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? वो स्पीड कम करता है किसकी? किसी भी चार्ज की, जब वो कहाँ फ्लो होता है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो हर एक मटेरियल दुनिया में जितने भी हैं वो ये काम तो करते हैं। वो काम करते हैं कि चार्ज उनके पास आया, अब वो ये नहीं चाहेंगे कि चार्ज जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाए। वो कुछ ना अपनी अड़चन तो रहेंगे रहेंगे, फिर कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज उस वाले चार्ज के पास डालेंगे, जिसकी वजह से वो क्या काम करेगा? वो चार्ज को रोकने की कोशिश करेगा। तो जब कभी भी चार्ज रुकता है, किसकी वजह से? वायर के खुद की प्रॉपर्टी की वजह से, या उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है एटम्स का, उसकी वजह से। उसको हमने नाम दिया रेजिस्टेंस का। ठीक है, उसका नाम क्यों दिया? क्योंकि हमें वायर वो चुनने पड़ते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम। रेजिस्टेंस का मतलब उनके अंदर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का हो कि जिससे चार्ज को रिपल्सिव या फिर चार्ज अपने आप ही इजीली फ्लो हो जाए, उसको कोई भी रिपेल ना करे उल्टा भागने के लिए। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? हमारा सिंपल सा रेजिस्टेंस। तो इसके बेस पर हमने क्या चीज याद रखनी है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, जिसकी वजह से वो क्या काम करता है? फिर चार्ज के फ्लो को रोकता है। या फिर हम बोल सकते हैं करंट इन अ वायर, कि वो करंट को भी रोक सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, जो भी चीज करंट को रोकती है वो क्या होती है? रेजिस्टेंस। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसकी यूनिट क्या होती है? ओम, ओ एच एम, ओम। ठीक है ना? और डिनोट किससे करते हैं? ये वाला जो साइन है इस तरीके से। मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूँ आपको ना, ऐसे करके ऐसे बनाना। जहां भी आपको बना हुआ दिख जाए वो क्या होता है? ओम। इसको वैसे ओमेगा बोलते हैं, पर हम रेजिस्टेंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका ओम का। रेजिस्टेंस। अच्छा, जब रेजिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? मतलब अगर आप एक, अब बस अपने दिमाग में वाली बात रखिए, अगर किसी भी चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा अपोज करेगा करंट का, वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा अपने अंदर से। ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, इसका मतलब है करंट उसमें से इजीली फ्लो हो जाएगा। तो ये होगा रेजिस्टेंस का ओवरव्यू। अब जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? मटेरियल्स के। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है लेंथ की। अगर आप वायर की लेंथ को बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो भी चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरी तरफ जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर वो रास्ता खुरदुरा हुआ या फिर उसके अंदर के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कुछ गड़बड़ टाइप के हो गए, तो वो क्या काम करेंगे? वो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देंगे। अगर वो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब जब हम एल बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फायर। अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर है, तो इस मार्कर का आप ये वाला फेस देख लो, ये वाला, तो ये क्या होगा? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां से कोई भी चीज के अंदर जा सकती है और जहां से कोई भी चीज के अंदर बाहर आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल सेम केस, अगर हम अपना कमरा मान लो, उसमें गेट मान ले, तो गेट क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्यों? क्योंकि उसी के थ्रू हम जा सकते हैं, उसी के थ्रू हम आ सकते हैं। तो जिस भी चीज का एक फाइनाइट एरिया होता है जिसके अंदर कोई भी चीज पुश या पुल, मतलब पुश पुल तो नहीं कह रहा, गलत है वो, कि कोई भी चीज एंटर या फिर अंदर आ सकती है, तो वो क्या हो सकता है? हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब अगर मैं इसका एरिया बड़ा कर दूंगा तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आप उसको अपनी भाषा में ऐसे याद कर सकते हो, अगर मान लो मैंने इसका एरिया बड़ा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन अब दूसरा पार्ट ट्रेवल कर लेगा जहां से उसको आराम से वो निकल जाएगा। अब वो गड्ढे वाली, मान लो वही गड्ढे वाली रोड है, वो बहुत चौड़ी है, तो आप काम करोगे, इधर से कट मार लोगे जिससे आप जल्दी पहुंच जाओ। तो सेम काम इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज भी करता है। जब उसके सामने कोई बड़ा एरिया आता है तो वो वाला शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल कर लेता है कि जहां से वो जल्दी पहुंच जाए। तो जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाता रहूंगा तो मैं इलेक्ट्रॉन को मौका दे रहा हूँ कि तू कहीं और से निकल जा भाई, ठीक है ना, यहाँ से मत निकल। तो जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ा रहा हूँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों फैक्टर्स को एक साथ लिखता हूँ तो आर का फॉर्मूला बनेगा आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब देखो होता क्या जनरली, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के है और इनवर्सली आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? ए के। तो होगा क्या कि जब मैं ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाऊंगा या सिंबल हटाऊंगा
तो यहाँ पे एक और कांस्टेंट लगेगा, वो क्या लगेगा, रेसिस्टिविटी। क्या लगेगा, रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी क्या है, मान लीजिए कोई एक मटेरियल है, एक कॉपर ले लेते हैं, एक एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ठीक है ना। कॉपर एक अलग मटेरियल है, एल्यूमिनियम एक अलग मटेरियल है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर का एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग है। अगर उन दोनों के अंदर का एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग है तो कोई भी अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली बात उसका बिहेवियर भी अलग होगा, होगा नहीं होगा। भले ही हम उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम कर दें, सब चीज सेम कर दें, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो किस वाले मेटेरियल के अंदर चल रहा है। तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए जो किसको इंडिकेट करेगा, मेटेरियल को, किसको इंडिकेट करेगा, उस वाले वायर के मेटेरियल को। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। अगर आप एल और ए को देखो तो एल और ए डायमेंशन है, ये हमारे हाथ में है। मैं एल बदल सकता हूँ, मैं ए बदल सकता हूँ, पर मैं कभी भी किसी की रेजिस्टिविटी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। हाँ, मतलब कुत्ता तो हमेशा बचपन से भौंकेगा ही ना, वो दहाड़ेगा थोड़ी ना। तो ऐसे ही किसी की भी जो रेजिस्टेंस की खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो वो क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी। तो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने रेसिस्टिविटी का, जो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन मटेरियल्स एंड टेम्परेचर ऑल्सो। यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या होगी, इस वाली रेसिस्टिविटी की होगी ओम इंटू मीटर। क्या होगी, ओम इंटू मीटर। अच्छा, एक फैक्टर हो रहा है जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। ये चीज आपने गर्मियों में नोटिस करी होगी कि जैसे गर्मियां बढ़ती हैं आपके घर में जो पंखे होते हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनमें करंट कम आता है। अब करंट कम क्यों आता है, बिजली का तो सही करंट चल रहा है, जो करंट सर्दियों में चलता है वही करंट गर्मियों में भी चलता है, लेकिन आपके घर आते आते क्या होता है, उसकी करंट वैल्यू घट जाती है, या उसके चार्ज की स्पीड घट जाती है, जिसकी वजह से करंट भी घट जाता है। ऐसा क्यों घटता है, क्योंकि रास्ते में जो वायर मिलते हैं ना, वो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। अब रेजिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस करते हैं, सर्दियों में भी वही वायर थे और गर्मियों में भी वही वायर थे। अब होता क्या है कि उनके आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मियों में, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर के जो एटम्स हैं उनके पास अपनी एनर्जी आ जाएगी, वो खुद ही कूदने लगेंगे। अब वो उनको ये फर्क नहीं पड़ा कि भाई करंट वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ रहा है, वो तो अपना डांस कर रहे हैं बीच में, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रोक देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो एक कहानी थी, बस आपको क्या याद रखना है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ किसी भी वायर का, तो उसका रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। इसका फॉर्मूला आप क्लास 12th में पढ़ोगे, आपको खैर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वैसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्लास 12th में फॉर्मूला है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है अगर वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि यहाँ पर तुमने निकाल दिया, रेजिस्टेंस अगर एल पर डिपेंड करता है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल दिया। अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है उसका फॉर्मूला होता है, आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस मैंने आपको एक हिंट दिया है कि अगर आपके पेपर में आ जाए कि क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर आप अपनी बुक में भी देखोगे ना, तो वो स्पेसिफिकली बोलता है कि रेजिस्टेंस है 20 डिग्री सेल्सियस या रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्योंकि उसे भी, क्योंकि बुक वाले को भी पता है कि अगर मैंने रेजिस्टेंस 20 डिग्री पे पूछ रखा है, तो अगर मैं उससे 30 डिग्री का आंसर निकलवाऊंगा तो ऑब्वियस बात है वो गलत ही निकलेगा। तो इसलिए वो रेजिस्टेंस का कर देता है पहले ही फिक्स, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 डिग्री पे बताओ कितनी है, 30 डिग्री पे बताओ कितनी है, 40 पे कितनी है, 50 पे कितनी है। तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ लिया, रेजिस्टेंस। आई होप कि आपको ये सब चीज समझ में आ गई होगी, और बहुत ईजी टॉपिक है रेजिस्टेंस। हमारी अगली वीडियो जो होगी वो होगी कि कैसे हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को एक साथ मिला के कंबाइंड उनको कैसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर हमारा बचता है पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, शायद अगर मैं देख लूंगा आपके सिलेबस में क्या है, तो उसके बाद हम इस चैप्टर को अपना वाइंड अप कर लेंगे। फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे साथ साथ में बीच में, जिससे आपको अच्छा फील आए और आपको लगे कि हम फिजिक्स पढ़ भी रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वंस अगेन।